आज हम लोग सतत आवेश वितरण के बारे में जानेंगे कि ये आपका सतत आवेश वितरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सतत आवेश वितरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं, यह इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए देखिए, ये जो आपका होता है सतत आवेश वितरण, इसको इंग्लिश में हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, इससे पहले हम लोग अभी कूलाम का नियम पढ़े थे। तो कूलाम का नियम क्या कहता था कि जब कोई दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लीजिए कि आपका एक Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश से दूसरे से r दूरी पर जो स्थित होते हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है F = 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा में क्या होता है आपका r² होता है। लेकिन ये देखिए, वास्तविक जीवन में ये ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है कि दो हम बिंदु आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर हम क्या कर सके, सेपरेट कर सके। यह केवल एक हाइपोथेटिकल, मतलब कि हम लोग एक मान चुके थे कि ऐसा हम जब चूंकि ऐसे मान कर करने में सुविधा होती है, सवालों को आसानी से हम लोग मान कर सकते हैं, इसलिए माना गया था इसमें। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि हम इन दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर हम लोग सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, वास्तव में क्या होता है कि जब कोई मान लीजिए कि एक मटेरियल है ये, और मटेरियल का जो ये मान लीजिए कि इस मटेरियल का हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया आयतन, वॉल्यूम इसका ले लिया। तो देखा गया कि इस 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले इस मटेरियल में जो आवेशों की संख्या होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। जो कि समझिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वस्तु में जब 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भला इन इलेक्ट्रॉनों को क्या हम कभी दूसरे से r दूरी पर सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अब तक हम लोग जो कूलाम का नियम पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था हम लोग, समझिए कि हाइपोथेटिकल था, मतलब कि केवल हम लोग कल्पना कर सकते थे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। वास्तव में क्या होता है कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर सेपरेट होते ही नहीं है। देखिए, अब क्या होता है कि जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि Q आवेश यदि हम यहाँ पे दे देंगे, तो ये सभी आवेश एक दूसरे पे क्या होते हैं, फैल जाते हैं। सभी आवेश क्या होते हैं, इस वस्तु पर क्या होते हैं, एक समान रूप से फैल जाते हैं। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं कि सतत आवेश वितरण कहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं, और वह आवेश क्या होता है, इस वस्तु पर एक समान रूप से चारों ओर क्या होता है, वितरित हो जाता है, मतलब कि फैल जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब देखिए, ये जो सतत आवेश वितरण होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम क्या कहेंगे, रैखिक आवेश वितरण, दूसरे को क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरे को हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण कहते हैं। चलिए अब उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये जो सतत आवेश वितरण होता है वह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला आपका, पहले को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण। तो देखिए, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश घनत्व वितरण, आयतन आवेश वितरण, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग रेखीय आवेश वितरण के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि वस्तु यदि 1D में रहेगी, मतलब 1 डायमेंशनल रहेगी, ऐसी वस्तु जिसकी केवल लंबाई हो, चौड़ाई न हो,
तो देखिए यदि इस पर हम क्यू आवेश क्या करते हैं, देते हैं, यदि इस पर यह क्यू आवेश मतलब कि सभी क्या हो, इस पर आवेश जो है समान रूप से फैल जाए, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो हम यह कहेंगे रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा आप लोग कैसे देंगे, तो रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा आप लोग इस तरह से देंगे कि जब किसी एक समान लंबाई के तार पर जब एक समान रूप से आवेश वितरित होते हो, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब देखिए जब वस्तु 2D में हो, मतलब कि उसकी लंबाई हो और चौड़ाई दोनों हो, तो जब इस पर आवेशों का एक समान रूप से वितरण होगा तो इसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। अब देखिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए आप लोग इसको इस तरह से कहेंगे कि जब किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से क्या हो, वितरित हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग तीसरा पे देखते हैं आयतन आवेश वितरण। तो देखिए आयतन आवेश वितरण में क्या होता है कि लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, मतलब कि 3D होती है वस्तु। यह समझिए कि एक घनाकार वस्तु है, ये समझिए कि यह घनाकार वस्तु है जिसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। यदि इस पर हम क्या करते हैं कि एक समान रूप से इस पर यदि आवेश एक समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब देखिए हम यह कहेंगे, हम परिभाषा इस प्रकार से देंगे कि जब किसी आयतन पर आवेश एक समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो देखिए हमने आप सबको सबसे पहले सतत आवेश वितरण के बारे में बताया कि जब किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं, एक समान रूप से आवेश एक समान रूप से क्या करते हैं, वितरित कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण सतत आवेश वितरण कहते हैं। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले यह जाना सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर आवेश दिया जाता है और वह आवेश एक समान रूप से क्या होता है कि उस वस्तु पर वितरित हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये जो आपका सतत आवेश वितरण होता है यह 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा जो होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा क्या होता है, आयतन आवेश वितरण होता है। और रेखीय आवेश वितरण जब किसी तार पर आवेश दिया जाता है और वो आवेश एक समान रूप से क्या होता है, इस तार पर वितरित हो जाता हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दूसरा जो होता है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण, जब किसी पृष्ठ पर आवेश दिया जाता हो और वो आवेश एक समान रूप से क्या हो जाता हो, वितरित हो जाता हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तीसरा हम लोगों ने देखा कि आयतन आवेश वितरण, तो जब किसी आयतन पर आवेश एक दिए जाते हो और वो आवेश एक समान रूप से क्या होते हो, उस पर वितरित हो जाते हो, इसे हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और हम लोग इसके बारे में अब एक एक करके हम इनका क्या करेंगे, निगमन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। इससे पहले हम लोग अब थोड़ा रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा आवेश घनत्व के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि आवेश घनत्व भी आपका 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व होता है, जिसको लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, जिसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और जो तीसरा आपका होता है आयतन आवेश घनत्व होता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए मिटाते हैं। और देखते हैं घनत्व, आवेश घनत्व भी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहले वाले को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो ये जो आवेश घनत्व होता है 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसको हम क्या करते हैं, लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो होता है इसको हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश
सॉरी पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व दूसरे को कहते हैं, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और जो तीसरा होता है आपका, इसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए हम लोग बारी बारी से इनको डिफाइन करेंगे, इनको परिभाषित करेंगे, इनकी परिभाषा जानेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला जो होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व होता है। रेखीय आवेश घनत्व को देखिए कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे। आप लोग देखिए एक परिभाषा को आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे ना, तो हम दावा करते हैं कि आप लोग बाकी सारे परिभाषा को आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस परिभाषा को आप लोग ध्यान से सुनेंगे तब। तो देखिए रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर हम क्या बोले, हम अभी क्या बोले कि रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। और लेमडा बराबर क्या होता है, आवेश बटा में लंबाई, Q/L होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व बराबर लंबाई, आवेश बटा में लंबाई लिख सकते हैं। अब देखिए हमने अभी परिभाषित किया ना, देखिए चलिए हम लिख कर दिखाते हैं। आवेश घनत्व हम परिभाषा लिखकर आपको दिखाएंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिभाषा कैसे लिखा जाता है, आयतन आवेश घनत्व का परिभाषा कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको लेमडा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलिए लिखते हैं हम। रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। और लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L, मतलब कि आवेश बटा में लंबाई होता है। ठीक, वैसे ही देखिए जो आपका दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का हम परिभाषा कैसे देंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए इसको परिभाषित इस प्रकार करेंगे कि पृष्ठीय आवेश वितरण, देखिए यहाँ पे ठीक वैसे पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक, और देखिए पृष्ठ है ना तो इसका क्षेत्रफल होगा ना, तो कहेंगे कि पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए हम लिख देते हैं। तो देखिए हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व को परिभाषित किया, इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए हमने देखिए ठीक जैसे लिखा है ऊपर वैसे हमने नीचे भी लिखे हैं। पृष्ठीय आवेश, देखिए ये पृष्ठीय आवेश घनत्व तो देखिए लिखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर मतलब कि सिग्मा बराबर क्या होता है, तो सिग्मा बराबर आपका Q बटा में क्या होता है, A होता है। इसका मतलब कि आवेश बटा में क्षेत्रफल, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा आपका, आवेश बटा में क्षेत्रफल होगा। अब देखिए तीसरा जो होता है आपका आयतन आवेश घनत्व, यह क्या होता है, तो आयतन आवेश घनत्व, तो इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए ठीक इसी तरह आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक
आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होता है आपका, आवेश बटा में आपका आयतन हो जाता है। अब देखिए इसको या तो हम लिख सकते हैं ऐसे भी, रो इज इक्वल टू क्यू अपान भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका आवेश घनत्व। आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और आयतन आवेश घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। और हमने बारी बारी से इसको हम क्या क्या परिभाषित किया, हमने बताया कि रेखीय आवेश जो घनत्व होता है, रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसके बाद हमने तीसरा बताया आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। और रो बराबर आपका क्या होता है, आयतन, और सॉरी आवेश बटा में क्या होता है, आयतन होता है, मतलब कि क्यू अपान भी होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि तो हम लोग यह जानेंगे कि सतत आवेश वितरण द्वारा किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल का मान कितना होता है। तो हम लोग वह जानेंगे और उसको बारी बारी से सिद्ध करके देखेंगे कि कितना होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि रेखीय आवेश वितरण के द्वारा किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसको कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। आप लोग पॉज करके वीडियो रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। तो आइए हम लोग रेखीय आवेश वितरण पर उपस्थित जो आवेश होते हैं तो उनके कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले जो बल होते हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो देखिए लोग देखेंगे रेखीय आवेश वितरण द्वारा बिंदु आवेश पर लगने वाला बल रेखीय आवेश वितरण द्वारा बिंदु आवेश पर लगने वाला बल हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। हम मान लेते हैं कि यह एक एल लंबाई का तार है। तो यह समझिए कि एक एल लंबाई का तार है जिस पर हम आवेश दिए हैं और जो आवेश है वो एक समान रूप से क्या हो गया है, वितरित हो गया है। चलिए हम इस पर दिखा देते हैं। जो आवेश है एक समान रूप से इस पर क्या हो गए हैं, वितरित हो गए हैं। और हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि कोई बिंदु है यहाँ पे क्यू नाट और इस पर लगने वाले बल के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। इस संपूर्ण तार पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाले बल के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। सोचिए कि हम पूरा तुरंत ज्ञात कर लें तो नहीं ज्ञात कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा कि एक डी एल लंबाई का तार लेंगे जो अत्यंत छोटा रहेगा और जो इस पर उपस्थित रहेगा आवेश वो डी क्यू होगा। इस पर जो आवेश उपस्थित होगा क्या होगा, डी क्यू होगा। तत्पश्चात इससे ज्ञात करेंगे कि डी क्यू के कारण क्यू नाट पर जो लगने वाला बल है वो कितना है। तब उसके बाद से जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस तार पर उपस्थित संपूर्ण जो आवेश है उसके कारण जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। और देखिए हम कैसे भाई काहे नहीं एक ही साथ ज्ञात कर देते हैं। तो देखिए हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि एक टाली का ईंटा है, एक टाली का क्या है, ईंटा है। और कोई कह दे कि इसको बाबू क्या करो कि तुम यहाँ से लेकर यहाँ से हटाकर क्या कर दो कि 100 मीटर की दूरी पर वहाँ द्वार दरवाजे के पास रखाओ। तो जाहिर सी बात है कि भाई आप एक साथ तो पूरे ईंट को उठा नहीं सकते हैं। आप खूब मेहनत करेंगे तो 2 ईंट उठाएंगे या 3 या 4 ईंट उठा पाएंगे। और क्या करेंगे कि बारी बारी से उन ईंटों को ले जाकर रखेंगे और धीरे धीरे एक समय ऐसे आएगा कुछ समय बाद आप क्या कर सकते हैं, पूरे ईंट को रख सकते हैं। अब ठीक वैसे ही अब इस जो तार है जो एल लंबाई का तार है तो इस पर हम क्या करेंगे, छोटा सा डी एल लंबाई का लेंगे टुकड़ा इस तार का और जो इस पर उपस्थित आवेश होगा डी क्यू जो बिंदु ए पर स्थित होगा, इसके कारण ये जो बिंदु बी पर स्थित है क्यू नाट
हम इस पर क्या करते हैं, लगने वाले बल के मान को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस पर जो बल लगेगा कुछ ऐसे लगेगा, इस तरफ लगेगा। क्यू नाट के कारण लगने वाला जो बल होगा आपका, ये क्यू नाट सॉरी डीएल लंबाई का ये तार है आपका, और इस पर डी क्यू आवेश है। तो चलिए यहाँ पर हम बल को दिखा देते हैं। इस तरह से बल लग रहा है, यहाँ इसी पर लगने वाले बल के मान को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। अब देखिए चूंकि हम इन दोनों आवेशों का क्या करते हैं, स्थिति सदिश ज्ञात कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ज्ञात करने के लिए हमें अक्षों की जरूरत पड़ती है। ये रहा आपका एक्स अक्ष, ये रहा आपका वाई अक्ष, और ये रहा आपका जेड अक्ष। अब देखिए यहाँ से जो डी क्यू आवेश है, इसका जो स्थिति सदिश होगा वो अब वेक्टर R1 होगा। क्यू नॉट जो स्थिति सदिश होगा आपका, ये आपका वेक्टर R2 होगा। इतनी बात तो हमारी समझ में आ ही रही होगी आप सबको। और ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु को वो सब प्रदर्शित करते हैं, वो का मतलब ओरिजिन ही होता है। तो ये तो रहे इनके स्थिति सदिश। अब देखिए हम लोग लिखेंगे कि आवेश डी क्यू के कारण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं, आवेश डी क्यू के कारण आवेश डी क्यू के कारण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो यह आपका हो जाएगा, लगने वाला बल होगा। तो समझिए कि जब आवेश अत्यंत छोटे होंगे तो इन पर इनके बीच लगने वाले बल का विमान तो बहुत छोटा ही होगा ना। तो जो लगने वाला बल होगा आपका क्या होगा, और डीएफ होगा। क्या होगा, वेक्टर डीएफ होगा। तो डीएफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी क्यू इंटू क्यू नॉट बटा में इन दोनों के बीच की दूरी आर है, तो आर स्क्वायर। और देखिए हम क्या करते हैं कि इनकी चूंकि वेक्टर है, दिशा बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों की दिशा जो है डी क्यू से वो क्यू नॉट की तरफ है, तो हम इसको यूनिट वेक्टर आर लिख देते हैं। और यूनिट वेक्टर आर का मतलब क्या होगा कि हम डी क्यू से क्यू नॉट की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि लगने वाले बल की जो दिशा है वो डी क्यू से क्यू नॉट की तरफ है। अब देखिए एक छोटी सी बात और आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे आपका जो ओ ए है, तो ओ ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 लिख सकते हैं। ओ बी है जो आपका, तो ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर R2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से, और ए बी आपका जो है वेक्टर जो ए बी है, इसको हम चलिए हम ना हो तो मान लेते हैं वेक्टर R मान लेते हैं। अब हम कह दें कि चलिए इनका तीनों का जो परिणामी सदिश है बताइए, तो क्या आप लोग परिणामी सदिश बता सकते हैं। तो देखिए परिणामी सदिश हमने पहले ही बताया था कि परिणामी सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, कि इनकी जो दिशा के विपरीत दिशा में होगा वही क्या होगा, इन वेक्टरों का परिणामी सदिश हो जाएगा। तो जैसे देखिए ये इसकी दिशा ऐसे, इसकी दिशा ऐसे है। अब देखिए इसकी जो दिशा है इन दोनों दिशाओं से क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे आपका जो वेक्टर R2 है वो क्या हो जाएगा, आपका परिणामी सदिश हो जाएगा। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R2 इज इक्वल टू R1 प्लस वेक्टर R लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो फिर अब यहाँ से हम लोग अभी देखा कि आवेश डी क्यू के कारण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला जो बल है डीएफ है,
इज इक्वल टू 1/4πε0 dq बटा में आर स्क्वायर इंटू आपका क्या है वेक्टर यूनिट वेक्टर आर है। तो अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग चूंकि इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर प्लस वेक्टर R1 इज इक्वल टू वेक्टर R2 लिख सकते हैं खूब आराम से। फिर यहाँ से हम वेक्टर R इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ से, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि df इज इक्वल टू वेक्टर df इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये dq इंटू क्यू नाट और बटा में आपका आर स्क्वायर है ना, मतलब कि इसको माड में वेक्टर आर लिख सकते हैं और माड में वेक्टर आर स्क्वायर, माड में वेक्टर, चूंकि यहाँ से माड में कोई भी वेक्टर लग जाता है तो उसका दिशा खत्म हो जाती है, केवल उसका परिमाण बताता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि माड में वेक्टर आर का स्क्वायर और फिर इसको देखिए यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर जानते हैं कि यूनिट वेक्टर बराबर आर बराबर होता है आपका वेक्टर आर बटा में माड ऑफ वेक्टर आर होता है, इतना आप सबको पता है। तो फिर इसके यूनिट वेक्टर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर बटा में माड ऑफ वेक्टर आर लिख सकते हैं। अब देखिए फिर तो हम इसको अब लिख सकते हैं, यह हो जाएगा आपका वेक्टर df इज इक्वल टू 1/4πε0 dq इंटू क्यू नाट बटा में आपका माड में वेक्टर r का पावर q हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर r हो जाएगा। और जैसा कि हमने अभी बताया कि यहाँ पे आपका जो वेक्टर r है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका जो df है वेक्टर df इज इक्वल टू 1/4πε0 dq इंटू क्यू नाट और बटा में आपका क्या हो जाएगा R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा और इसका पावर q हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर R2 माड में है वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिख सकते हैं। तो देखिए हमने अभी आपको इससे पहले बताया था कि रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व को हमने बताया था कि लेमडा से प्रदर्शित करते हैं और लेमडा बराबर क्या होता है, आवेश बटा में क्या होती है, लंबाई होती है। तो देखिए यहाँ पर जो आवेश है dq है और लंबाई जो है आपकी क्या है dl है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लेमडा इज इक्वल टू dq बटा में क्या लिखेंगे हम लोग dl लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा का जो गुणा होगा और dl में हो जाएगा, dq का जो गुणा होगा 1 में गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए 1 से जब हम dq में गुणा करेंगे तो ये आपका dq हो जाएगा और लेमडा से जब हम dl में गुणा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेमडा dl हो जाएगा। तो बताइए हम dq की जगह पे हम लेमडा dl लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका जो वेक्टर df होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 और लेमडा dl बटा में आपका क्या हो जाएगा माड में R2 माइनस वेक्टर R1 का पावर 3 और क्यू नाट इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि पूरे तार पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाला बल, पूरे तार पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ df, यह किसके बराबर हो जाएगा, तो वेक्टर f के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 लेमडा dl क्यू नाट बटा में आपका माड में वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का पावर 3 और ये हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा। अब देखिए समाकलन जो होता है,
अचर पदों का समाकलन नहीं होता है। अचर पद क्या होते हैं, समाकलन से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ से आपका जो वेक्टर एफ इज इक्वल टू होगा 1/4πε0, फिर क्यू नॉट भी आपका अचर पद है, तो यहाँ पे क्यू नॉट का भी मान बदलने वाला नहीं है, तो ये भी आपका बाहर चलाएगा, तो ये क्यू नॉट हो जाएगा। बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एल बटा में माड में वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का पावर Q, और ये हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा। तो इस तरह से सिद्ध हुआ कि रेखीय आवेश वितरण द्वारा बिंदु आवेश पर जो लगने वाला बल का मान होता है वो कितना होता है। तो देखिए एफ वेक्टर एफ बराबर क्यू नॉट अपान 4πε0 और इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एल अपान माड में आपका वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का पावर 3 और फिर इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होता है। फिर बहुत जल्द ही हम लोग आगे की वीडियो मतलब कि पृष्ठीय आवेश वितरण द्वारा बिंदु आवेश पर लगने वाला बल और आयतन आवेश वितरण द्वारा बिंदु आवेश पर लगने वाला बल जो होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे और डेरिवेशन उसका निगमन भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।